नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी का खास प्रोग्राम शी लीड्स फैमिली शो। शी लीड्स फैमिली शो में आज शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रही हैं सुनीता जी। सुनीता जी वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन लंबे समय से लेखन भी कर रही है और इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। तो हम खास मुलाकात करेंगे सुनीता जी के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शी लीड्स फैमिली शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें आमंत्रित किया और आपने हमें घर बुलाया और इतना टाइम दिया, उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन भी आप कर रहे हैं। लेखन की शुरुआत आपको कब से, कितना टाइम हो गया आपको? लेखन में करती हूँ लगभग मैं 5वीं 6ठी कक्षा में थी तो मेरे पिताजी लिखा करते थे, उन्हीं का मेरे पे पूरा प्रभाव है जी। वो लिखते थे, उनके तो मुख से छंद रस ये वर्षा करते थे, तो उनका मुझ पे पूरा प्रभाव है। तो इसलिए मैं लिखती थी, लेकिन बीच में छूट गया लिखना। उसके बाद में जब मैंने 10 साल के 6-7 साल बाद में, मतलब अभी यहाँ डिफेंस पब्लिक स्कूल से जब से जुड़ी, उसके बाद में मेरा लिखना इतना चालू हो गया, भूली हुई सारी चीजें निकलने लगी सब। उसके बाद में किताबें वगैरह छपने लगी हैं मेरी। तो जैसे आप लिखती हैं तो किस तरह का लेखन आपको पसंद है? कविता, कहानी या क्या लिखता है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं कविताएं लिखती हूँ, मेरी ओज रस में होती हैं, अधिकतर छंद रसों पर आधारित होती हैं। और मैं ज्यादा करके कविताएं संदेशप्रद लिखती हूँ, क्योंकि मैं संदेश देती हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से कि बच्चों को, और मैं खास तौर से सामाजिक मुद्दे उठाने का प्रयत्न अवश्य करती हूँ मेरी कविताओं के माध्यम से। और नाटक लिखती हूँ मैं, मतलब लघु नाटिकाएं, मेरी बहुत सारी लघु नाटिकाएं हैं, उनमें भी मैं सामाजिक मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण है, इन पर भी लिखती हूँ। किंतु सामाजिक मुद्दों को, गरीब वर्ग को, मतलब थोड़ा इस प्रकार से कि कोई शोषक और शोषित का हो, उन मुद्दों को मैं लेती हूँ। ओजरस मेरी शैली है। ओज में आप ओजरस की बात करी तो मैं चाह रही थी हमारे दर्शकों के लिए बातों के सिलसिले में आगे रख बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कविता आपकी हो जाए। जरूर। कोई भी कविता जो आपको पसंद हो। जैसे ये मेरी कविता है, उगता सूरज हमें क्या संदेश देता है जी। तो आशा का संसार सुनहरा दिनकर ने कर फैलाए, आशा का संसार सुनहरा दिनकर ने कर फैलाए, नवजीवन पाकर करते कलरव, नवचर भी हैं हर्षाए, नवचर भी हैं हर्षाए। उम्मीदों की रश्मि रवि ने, उम्मीदों की रश्मि रवि ने कण कण पर बरसाई, पाकर स्वर्णिम सूर्य किरण वसुधा ने ली अंगड़ाई, वसुधा ने ली अंगड़ाई। संदेश विजय का देकर सूरज जन जन में जीवन भरता, अंधकार को हर दिनेश सिंदूरी पताका लहराता, सिंदूरी पताका लहराता। अलसाई सी उषा खिल उठी परस्पा सूरज का, खिल पुष्प उपवन से धड़का, दिल भी देखो कलियों का, दिल भी देखो कलियों का। बाहें पसार खुशियां बरसाता, राहें भी नहीं दिखलाता, आया ले प्रचंड तेज जन जन में साहस भरता। उदित होते भानु की किरणें हरदम हमें जगाएंगी, हृदय चिर बाधा का बढ़तू, बाधाएं खुद हट जाएंगी, बाधाएं खुद हट जाएंगी। इतने सरल शब्दों में आप अपनी कविता लिखती है, कैसे? क्योंकि ज्यादा कठिन शब्द लेंगे तो सामने वाले को समझने में भी दिक्कत आएगी। सरल शब्द हो, समझ में आए दूसरे के, इसीलिए तो कविताएं लिखी जाती हैं कि उसका गहरा प्रभाव पड़े। हाँ, तुकांत कविताएं लिखना मेरा शौक है। जी। तो आप जैसे लेखन कर रही हैं, कविता आप लिख रही है, तो आपने की बुक भी वगैरह कुछ प्रकाशित हुई है? उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी बुक प्रकाशित हुई है। जैसे सबसे पहले मेरा साझा संग्रह प्रकाशित हुआ था आखर नाम से जी। तो ये भी अचानक ही, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कविताएं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किताबों के क्षेत्र में भी आऊंगी। लेखन का तो क्षेत्र है कि लिखना है मुझे, लेकिन ये नहीं पता था किताबें छपेंगी या नहीं छपेंगी। किंतु मेरा हुआ कि साहित्य सागर वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं। उसके बाद में साहित्य संगम है, कलमकार मंच ने मुझे बहुत ज्यादा पहचान दिलवाई। PLF जो मंच है, प्रगतिशील लेखक संघ से आज मैं जुड़ी हुई हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ ने मुझे आज इतनी पहचान दी, इतना मुझे, मतलब आप भी मेरे को लगता है कि उसके कारण से मुझे जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरी कविताएं हैं, किताबें हैं, और उसी के कारण से आएंगी भी। जैसे आप आखिर के बारे में आप बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। कितनी कविताओं का संकलन है, इसमें क्या है? देखिए, उसमें है, हम 20 जनों का है, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरी, शुरुआत में वहीं से की है। तो उसमें 20 जनों की कविताएं हैं, 20 या 15 है, तो उसमें सबकी 10-10 कविताएं हैं आखिर कविता उसमें। तो यही मेरी देशभक्ति की कविताएं हैं, कुछ ओज रस में है, वीर रस है, तो इस बात पर आधारित है। अभी मेरी आ रही है, उसमें स्त्री विशेषांक है, तो वो अभी मेरे पास पहुंची नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी यूपी से छपकर आई हैं, उन्होंने खुद नहीं मेरे से कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ आपकी कविताएं छापना चाहते हैं। तो
पहले तो मैंने मना किया कि साझा संकलन में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने छापी भी और मेरी कविताओं की किताब भेजी भी। तो वो बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहुत यूपी के मतलब बड़े लोगों के साथ में उन्होंने छापकर परिंदों के नाम से वो किताब भेजी है। तो आपका इस फील्ड में कोई आदर्श है, किसी को आप मानते हैं उनके बारे में? हाँ, जरूर मानती हूँ। देखिए, मैं निराला है, प्रेमचंद से कहानियां है, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों को छूते थे, तो प्रेमचंद तो है ही है। दिनकर से मेरा वीर रस है, मैं दिनकर से ही मतलब प्रभावित हूँ पूरी तरह। सूर्यकांत त्रिपाठी ने मतलब ये सारे मेरे मतलब उनको मानकर, महादेवी वर्मा की तरह मैं थोड़ा सा छायावाद में भी लिख जाती हूँ। महादेवी वर्मा का भी मुझ पर प्रभाव है, काफी प्रभाव है। हाँ, क्योंकि छायावादी, जैसे आपने अभी सुनी कि उसमें भी छायावाद का थोड़ा सा असर था, तो छायावाद में भी मैं कभी ले लेती हूँ, मानवीकरण अलंकार बीच में ले लेती हूँ, तो वहां पर मेरा छायावाद आ जाता है। तो महादेवी वर्मा का भी मुझ पर बहुत प्रभाव है जी। जैसे आप बता रही थी सामाजिक मुद्दों पे लिखना आपको पसंद है, तो किस तरह के मुद्दों पे आप ज्यादा लिखती रही हैं? जिस तरह, मान लीजिए मैंने किसी को देखा है, तो उसको मैं भूल नहीं सकती। कोई गरीब व्यक्ति है, कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई ऐसी चीज है, महिला है, उसको ही किसी ने तंग किया है, या मतलब कभी मैंने देखा कि वो डर रही है, घबरा रही है, नहीं, लेकिन मैं आंखें बंद करके नहीं चल सकती। चाहे स्कूल में देख लिया, मैं ऐसे किसी से डरती नहीं हूँ कि मुझे सामाजिक मुद्दे, कोई अगर मैंने कुछ लिख दिया और कोई मेरे खिलाफ जाएगा, और मैं आंखें बंद करके नहीं चल सकती। जो ये चीजें मैंने देखी है, मेरी कलम अपने आप ही चल जाती। जैसे आप बता रहे थे लिखने का आपको शौक है, तो मैं ये मान सकती हूँ आपको बच्चों के बचपन इन सब चीजों पे लिखने का ज्यादा पसंद है? हाँ, जरूर लिखती हूँ। मैं इस प्रकार से लिखती हूँ कि पहले का समय किस प्रकार किससे था, आज का कैसे होता है। हम कहते हैं कि हमने दादा दादी से कहानी सुनी है, नाना नानी से कहानी सुनी है, किंतु बच्चे कहते हैं पहले का समय अब क्यों नहीं है, पहले कैसा था समय, अब कैसा है। जैसे मेरी एक कविता है, बच्चा प्रश्न पूछता है अपनी माँ से, झरझर माँ की आंखें बरसी और तड़प रह जाती है, सुन बेटे की बात स्वयं को विवश बड़ा वो पाती है। बेटा बोला सच कहना माँ, सच में बुलबुल होती थी, क्या पेड़ों के झुरमुट होते, वो कहाँ बसेरा करती थी। यानी वहां पे बसेरा करती थी, क्या वास्तव में बुलबुल हुआ करती थी कभी। दादी कहती उन्हें जगाने रोज गौरैया आती थी, कहती हैं कोयल भी तब तो मीठे गीत सुनाती थी। यानी आज तो कोयल भी नहीं दिखाई देती, बच्चा तो इन चीजों से मिल ही नहीं पाया है। दादाजी ने मुझे बताया घर में सघन लताएं थी, वही नीम के पेड़ पे होती सुग्गों की रोज सभाएं थी। आज तो पेड़ पौधे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। मयूरा भी नाचा करता जब मेघ गगन में छाते थे, पापा भी अपनी टोली संग धूम मचाया करते थे। क्योंकि आज पापा मम्मी सब मना करते हैं, बाहर जाने नहीं देते बच्चों को। मम्मी मुझको बतलाओ ना, जब जब वर्षा होती थी सखियों के संग बारिश में आप भी भीगा करती थी। मुझे बताओ माँ क्या चंदा रोज दिखाई देता था, चटक चांदनी रातों में सब चौबारों पे सोते थे। यानी हम तो चौबारे पे कभी सोए नहीं, घर के अंदर ही रहते हैं, और चांद भी हमें तो रोज दिखाई नहीं देता। पापा भी कंचों की बातें खूब सुनाया करते हैं, लुका छिपी दौड़ भाग की गाथा गाया करते हैं। कितनी दौड़ भाग पापा ने जितनी करी उतनी तो हमने नहीं करी। हल्ला गुल्ला शोर शराबा मिलकर सारे करते थे, सांझ ढले तक गांव की गलियों में सब घूमा करते थे। सच मुझको बतलाना माँ, क्या दादी हर घर होती थी, सच बतलाना मुझको माँ, क्या दादी हर घर होती थी, प्यार भरे आशीष सभी पर सदा लुटाया करती थी। अब तो दादी हर घर में तो है ही नहीं, अलग रहती हैं दादी, परिवार। हाँ, इसीलिए फिर ऐसा क्या हुआ कहो माँ, बुलबुल न दिखाई देती हैं, मोर गौरैया कोयल की बस तस्वीर दिखाई जाती है। इतने सारे पक्षी कहाँ देखिए। कहो चंदा मामा भी मम्मी क्यों हमसे छिपकर रहते हैं, ऊंची इमारतों के पीछे आकर चले जाया करते हैं। बारिश में मम्मी क्यों मुझको बाहर नहीं जाने देती, अपनी वाली धमा चौकड़ी मुझको ना करने देती। माँ क्यों मुझको डांटा करती जब मैं खेला करता हूँ, दादी के घर जाने की मैं जब भी जिद करता हूँ। मुझको बतलाओ माँ हरियाली डाली सारी कहाँ गई, धुआं धुआं धरती क्यों है, स्वच्छ हवा भी कहाँ गई। कहाँ गए वो खेल बताओ, कहाँ जगह वो खोई है, क्यों मेरे प्रश्नों को सुन माँ
आंख आपकी रोई है, आंख आपकी रोई है। बहुत अच्छी कविता सुनाई मैम आपने। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर बातचीत जारी रखेंगे। जी जरूर। शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सुनीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं सुनीता जी से। ब्रेक से पहले जैसे आपने मुझे कविताएं सुनाई थी, आपकी सारी आपने सुनाया, मैं आपके घर में यहाँ देख रही हूँ आपको सम्मान भी काफी सारे मिला है मैम। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहला आपको याद है फर्स्ट प्राइज आपको कभी जब पुरस्कृत किया गया था, कौन सा था? हाँ, पहली बार तो मुझे स्कूल में पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि कई बार होता था कि कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुआ करती थी, तो उसमें मैं अधिकतर फर्स्ट या सेकंड आया करती थी। तो स्कूल में हमारी अध्यापिका थी, वो बहुत प्रोत्साहित किया करती कि लिखिए, और इस प्रकार से सबसे पहले तो मुझे स्कूल में कविता लेखन में, और उसके बाद में धीरे धीरे और भी कहीं मिलने लगे। बाद में यहाँ जब है, सबसे पहले मेरी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ मुझे सम्मानित किया गया कि आपने इतना अच्छा लिखा कि हमारे स्कूल के बच्चे जो जयपुर में फर्स्ट नंबर आ रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया। उसके बाद में मेरी कविताएं छपने लगी और किताबें आने लगी, तो जहाँ से किताबें छपती हैं अथवा फर्स्ट सेकंड का है, मतलब शीर्षक साहित्य परिषद है एक, उनकी तरफ से मुझे कई बार सम्मानित किया गया प्रथम, और साहित्य सागर है, साहित्य संगम है, कलमकार मंच है उनकी तरफ से। तो इस तरीके से मैं मतलब जुड़ती गई और इनाम भी बढ़ते। इनाम तो क्या, पुरस्कार ही है मेरी तरफ से, तो पुरस्कार है, क्योंकि लेखन के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए नहीं, इतना ही कहो कि हाँ ये आपकी चीज असर कर रही है सामने वाले के ऊपर, तो मैं लिखती ऐसा हूँ कि दूसरों पे असर करे। आप शिक्षा के क्षेत्र से जैसे जुड़ी, आप बता रही हैं आप स्कूल में भी पढ़ाती हैं और लेखन के लिए भी आप टाइम कैसे देती हैं दोनों चीजों को, किस तरह से कर पाती हैं सारी चीजें मैनेज? देखिए, ये तो ऐसा है कि क्यों अकेला, तो कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, सपोर्ट मिलता है कि घर से भी मिलता है। अब आपको मैं बताऊं तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी जी, कि मैं क्लास फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रही थी जिस समय मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो अब मेरे हस्बैंड को मैं पिता कहूँ कि भाई कहूँ या कुछ भी कहूँ, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे साथ कॉलेज भी गए हैं, मेरे साथ बीएड कॉलेज भी गए हैं। अच्छा। मुझे डबल एमए भी करवाया, बीएड भी करवाया। फिर उसके बाद में स्कूल भी जब ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे भी छोड़ने गए, आज भी छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं बीच में, तो इसलिए घर में आज भी हेल्प कर देते हैं जब होते हैं। हाँ, बीच में बॉम्बे 5 साल के लिए पोस्टिंग थी, तब नहीं है, फिर भी वहां से भी हर टाइम वो सपोर्ट मिलता ही था। मोरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। जो भी कुछ करती हूँ तो इनकी हेल्प होती है, और आज बच्चे थोड़े बड़े हो गए, वो भी हेल्प करते हैं, तो टाइम तो मिलजुल कर ही काम होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि घर पे भी करेगी, बाहर भी करेगी, तो मिलजुल कर होता है ऐसे कार्य, अकेले तो नहीं। कभी बच्चों ने इस तरह की कोई शिकायत की? आप कैसे 2 बच्चे आप बता रहे थे कि बच्चों की तरफ से कभी कंप्लेन आई इस तरह की, मम्मी स्कूल में आप टाइम दे रहे हो लेखन के लिए, हमेशा टाइम इतना नहीं दे पा रहे, इस तरह का कभी आपको लगा? बच्चों को तो लगता है कि हाँ, बच्चे कभी मैं कह देती हूँ, कई बार बुलाने कहीं जाना होता है कुछ नहीं, तो बच्चे कहते हैं नहीं आप जाइए, क्यों नहीं जाओगे, आप जाओ, लिखो, क्यों नहीं लिखते। लेकिन कई बार कहते हैं आप स्कूल क्यों जाते हो फिर, तो स्कूल के बिना उनको पता है मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, मेरा जहाँ बच्चे दिखते हैं मुझे, मैं वहीं जाती हूँ, और उन बच्चों से मुझे प्रेरणा मिलती है। बच्चे हैं और आसपास का माहौल है, मुझे हर चीज वहीं से सीखने को, मतलब मेरा खुद का विद्यालय एक तरीके से मुझे ऐसे लगता है। और घर बाहर, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगी मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगी। और बच्चे, मेरे बच्चे तो इसलिए कहते हैं कि काम की अधिकता है, इसलिए आप थोड़ा काम आधा करो। हाँ, तो अच्छा, हाँ, आप डबल फंस जाती हो, तो इसलिए वो कहते हैं कि चाहे से तो स्कूल मत जाओ, लेकिन उनको भी पता है कि लिखना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अपने आप ही मेरी कलम चलती है। जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ, आपको बचपन वगैरह कहाँ बीता, एजुकेशन सब आपकी कहाँ से? जी, मेरा बचपन सीकर जिले में, सीकर की हूँ मैंने पढ़ाई करी। शुरू में मारू स्कूल है, राधा कृष्ण मारू है, वहां से पढ़ी, फिर एसके कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद में मतलब शादी होने के पश्चात में पिलानी शादी हो गई, फिर चंडीगढ़ से मैंने चंडीगढ़ में पढ़ी, फिर वापस आकर के राजस्थान में मैंने पढ़ाई करी। 8-9 साल चंडीगढ़ में रही, वहाँ पढ़ी भी, मैंने पढ़ाया भी, और उसके बाद में राजस्थान से मैंने मतलब पढ़ाई कंप्लीट करी, बीएड भी मैंने यहीं से किया, और सीकर में मेरा बचपन बीता है। जैसे आप बताए थे बचपन से लिखने का शौक था आपको, तो आपके पेरेंट्स का क्या रहता था, किस तरह से सपोर्ट करते थे वो आपको? मेरे पिताजी खुद एक प्रधानाचार्य थे
तो वो खुद लिखते थे, उनकी भी मतलब इतना लेखन है उनका, बिना छपा भी पड़ा है, कुछ छपा भी है। तो उनकी मैं सोचती हूँ वो चाहते थे कि मेरा एक बच्चा लिखे, हिंदी से एमए करे, उनको ये था। तो वो लिखते थे, इसलिए मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। और उसी समय जो गलतियां होती थी उसी समय बता दिया करते थे और मैं लिखा भी करती थी। इसलिए वो उसी टाइम उन्होंने कह दिया पास, तो वो पास है। तो वो चीजें मैंने आज भी रखी हुई है। कहीं कोई प्रतियोगिता होती तो पिताजी से, कुछ पढ़ना होता तो उनसे। तो प्रेरणा एक हमारी बुआ भी रहा करती थी हमारे साथ में, वो भी मतलब थी विडो, लेकिन वो हमें बहुत प्रेरित किया करती थी, क्योंकि उनको पता था, अनपढ़ बुआ थी, लेकिन उनको ये था कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो ये सब करे। बुआ, माँ, घर मेरा बहुत बड़ा है, परिवार हम लोग मतलब संयुक्त परिवार में पले बड़े हैं, आज छोटे परिवार में, लेकिन इसलिए बहुत बड़ा परिवार था। हर व्यक्ति से नई सीख मिला करती थी। आज मैं बहुत मिस करती हूँ वो चीजें। आपको लेखन के अलावा किस तरह के शौक है? लेखन के अलावा मुझे पेंटिंग में बहुत शौक है। मैंने खुद इसमें डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग्स में भी, और मैं बहुत मैं जब भी खाली टाइम होता है तो मैं पेंटिंग करने लग जाती हूँ, अभी भी और पहले भी करी है बहुत। मतलब आपके घर में जो पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ सारे आपकी बनाई? हाँ, घर में सारी जो जितनी भी बनी हुई है मेरी बनाई हुई है। मैम, जैसे आप कविताएं लिखती है, इतना हर विषय पे आपको लिखना पसंद है, जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता आप अपने बचपन पे कोई कविता ना लिखी हो? बचपन पे जरूर लिखी है। बचपन पे मुझे जो याद है, मेरा जो नीम का पेड़ हुआ करता था, मेरा साथी हुआ करता था, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। आज वो उस जगह नहीं। दर्शकों के लिए फिर एक कविता जी जरूर से जी। कि आज वो मुझे नहीं दिख रहा, मेरा बचपन का जो साथी है, तो वो नहीं दिख रहा। मुझे बहुत दुख होता है, मैं आज जाती हूँ तो। मेरे घर के बरामदे का नीम वाला पेड़, मेरे घर के बरामदे का नीम वाला पेड़ संरक्षक था सभी पक्षियों का, संरक्षक था सभी पक्षियों का, जो आश्रय पाते थे इसकी शाख पर। झूम उड़ता था वो भी उनकी एक आवाज पर, जो ही पक्षी आए वो भी हिलने लग जाता था। बचपन में हर दिन हम खेले थे संग, थकते हम तो वो भरता हम में उमंग। हमारे लिए बहुत था उसका महत्व, उससे हमने बहुत ही अपनत्व था। अपने पत्तों को हिलाकर वो हमें अपने पास बुलाता था। वो हमें सावन में हमको वो झूला झुलाता था। हर शाख पे उसके नीड़ नजर आते थे, हर शाख पे उसके नीड़ नजर आते थे। परोपकारी था वो, परोपकारी था वो, कई पक्षी परिवार उसी के सहारे थे। परोपकारी था वो, कई पक्षी परिवार उसी के सहारे थे। पवन बांसुरी हरदम बजा के, सिर पे निम्बोली का गहना सजा के वो प्यार लुटाता था, पास में हमें बुलाता था। संयुक्त परिवार के बच्चे सारे बच्चों की जान था। सबसे बड़ी बात हमारे घर की पहचान था, मेरे घर के बरामदे का नीम वाला पेड़। आज जब जाती हूँ अपने घर, नजरें ढूंढती है उसे, पर रिक्त हो गई है वह जगह। आज जब जाती हूँ तो नजरें ढूंढती है, पर वो जगह रिक्त हो गई है, नहीं है वो वहां पर। हाँ, वहां रहने वाले आदी हो गए हैं, हाँ वहां रहने वाले आदी हो गए हैं उसके बिना रहने के। पर वो हमारी तो दिनचर्या का हिस्सा था, पर वो हमारी तो दिनचर्या का हिस्सा था। नहीं भूल सकती हूँ मैं उसे, क्योंकि उससे जुड़ा मेरे बचपन का हर किस्सा था, उससे जुड़ा मेरे बचपन का हर किस्सा था। क्योंकि उसके आसपास रहकर ही हमने खेला, बड़े हुए, उसके नीचे बैठकर ही हम पढ़ा करते थे। बचपन की सारी यादें, बचपन की सारी यादें मुझे वो मतलब भावुक हो जाती हूँ जब मुझे वो मेरा नीम का पेड़ याद आ जाता है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम आपके? फ्यूचर में मैं मतलब लेखन से जुड़ी रहना है मुझे जी। बच्चे सेटल हो जाएं, फिर मुझे लेखन तो करना ही है, स्कूल भी लगातार जारी रखना है, और देखो आगे तक कहाँ लेकर जाता है मेरा लेखन। अच्छा है कि मैं कोशिश यही करूंगी ज्यादा से ज्यादा लिखूं, लेकिन लिखूं ऐसा कि लोगों के लिए प्रेरक हो, प्रेरणा प्रदान करे, क्योंकि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। जी मैम, एक ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी आपकी परिवार के जो और सदस्य उनको भी हम साथ में शामिल करें, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सुनीता जी से और उनके साथ उनके परिवार के और सदस्यों से बातचीत जारी रखेंगे। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे थे सुनीता जी से। अभी हमारे साथ तो यहाँ पर सुनीता जी का पूरा परिवार भी मौजूद है, तो सबसे पहले हमारे साथ उनकी डॉटर यहाँ है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। वर्तिका बिश्नोलिया। वर्तिका, क्या करते हैं आप? मैं भी स्टडीज कर रही हूँ, बीबीए फाइनल ईयर। बीबीए फाइनल में आप अभी तो आप बड़े हो गए। हाँ, जब आप छोटे थे, आप मम्मी की, जैसे मम्मी बता रही थी कि मम्मी स्कूल में भी पढ़ाती हैं,
लेखन का काम भी करती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में भी मम्मी को जाना होता है, तो किस तरह से कैसे मैनेज कैसे करती थी घर? आप लोगों को होमवर्क कौन करवाता है? मम्मी करवाती थी, पापा करवाते थे, कैसे करते थे सब चीजें आप लोग? होमवर्क तो मम्मी ही कराती थी, सब चीज़ें मम्मी ही मैनेज करती थी, टाइम निकालती थी पहले ये सब काम करके, फिर हमें खाना वगैरह खिला के फिर रात को टाइम निकालती थी अपने लिखने को, फिर रात को लिखती थी। और मम्मी को, जैसे मम्मी को लिखना पसंद है, हाँ। आपको भी शौक है? मम्मी का कोई शौक आया है आपके अंदर? नहीं, लिखना तो मुझे इतना शौक नहीं है, पर हाँ मैं सुनती जरूर हूँ। सुनती है। जैसे मम्मी जो लिखती हैं उसको आप पढ़ते हैं? आप उनकी मम्मी की जो बुक्स वगैरह जो पब्लिश हुई है उनको आपने पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं ना, मम्मा दिखाती है हमें, सुनाती है मम्मी पढ़ पढ़ के, तो बस। कोई कंप्लेन किसी तरह की कोई शिकायत है मम्मी से? गुस्सा बहुत करती है मम्मी। गुस्सा करते क्यों? रीजन क्या है मम्मी का गुस्सा क्यों आता है? आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं इसलिए आता है? नहीं, या ऐसे ही 2 मिनट के लिए होता है वो गुस्सा, फिर भूल जाती है वो बात। तो ये उतरता किसके ऊपर है? बच्चों पे उतरता है कि पापा पे उतरता है? पापा पे उतरता है। मैं पापा से बात करूंगी तो पूछूंगी उनसे कि चक्कर क्या है, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा होती है। ठीक है वर्तिका, थैंक यू, आपसे अपने मम्मी के बारे में इतना बताया। मुझे यहाँ पे आपके पापा भी बैठे हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा मम्मी के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। सुनीता जी के हस्बैंड भी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा सुनीता जी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह की नोकझोंक उन दोनों के बीच होती है, क्यों होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। अपना परिचय एक बार आपने? राजेंद्र बिश्नोलिया जी। MCA मेरी क्वालिफिकेशन है और IT टेलीकॉम से मैं रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मैम की आवाज बहुत तेज थी, ये आपको बोलने नहीं देती, क्या रीजन? नहीं, बोलने बगल में बैठे थोड़ा सा कम हो जाती है, बाकी इतना भी नहीं है कि दबाती नहीं है। मतलब ये दबा के रखती है? नहीं, दबा के नहीं रखती जी। खुद ही थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर देता हूँ कि कवियत्री है, कुछ लिख नहीं दे। जी जी जी। आपकी डॉटर से मैं बात कर रही थी तो वो बता रही थी मम्मी को गुस्सा बहुत आता है और अधिकांश आपके ऊपर उतरता है, क्यों सर, क्यों करती है इतना ज्यादा गुस्सा? जी, बच्चों पे तो जितने भी मम्मियां हैं वो बच्चों से प्यार करती हैं, तो उन पे तो गुस्सा नहीं, पतियों पे, बेचारों पे, उन्हीं पे निकालती है। मतलब बीबियों का गुस्सा पतियों पे निकलता है, भले से गलती नहीं हो, किसी और की गलती भी पतियों पे निकालते हैं। जी सही कह रहे हैं सर। मैम सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतना सारी कविताएं लिखती है, कभी पतियों की पीड़ा के ऊपर भी आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा? नहीं, मैं लिखती नहीं, सोचती भी हूँ, इन्हें बताती भी हूँ। हाँ, पति पीड़ित होते हैं, बहुत बार होते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारी पीड़ा भी यही सुनेंगे, हम इनकी सुन लेते हैं पीड़ा, लेकिन हमारी सॉल्व हो जाती है तो इनकी अपने आप ही सॉल्व होगी। हमें पीड़ा में देखते हैं तो ये ज्यादा पीड़ित होते हैं। मैम गुस्सा क्यों करती है आप ये बता दीजिए। अब जब मुझे लेखन के लिए समय नहीं मिल पाता है ना, तो मैं झुंझला जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है, पैशन है ये मेरा, कि मैं ये इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ लिखने के लिए, तो इसलिए कभी कभार हो जाता है। जी। सर जब आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था कि आपकी जो वाइफ है वो कवित्री मिलेंगी, कहानी लिखेंगी, कविताएं लिखेंगी, कुछ था आपको आइडिया? उस टाइम तो कोई ऐसा आइडिया नहीं था। उस टाइम तो ऐसा लगा ठीक है ये हाउस वाइफ ही रहेंगी। हाँ। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि हाँ इनके कुछ टैलेंटेड है अंदर, वो इनका निकाला जाए, पढ़ने में इनकी अच्छी रुचि है, और आगे मेरे को उन्होंने कहा मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, जॉब भी करना चाहती हूँ। बोला ठीक है, जॉब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, करना चाहिए। तो मैंने इनको कभी भी रोका नहीं। जब भी ये बोले उनके साथ मैंने इनका पूरा सपोर्ट किया। सर आपके जैसे हस्बैंड बहुत कम लोगों को, कम औरतें होती है जिनको मिलते हैं, आपने इस तरह से सपोर्ट किया इनको और इतना आगे बढ़ाया। जी मैम कुछ कहना चाहेंगी सर? आपका नाम बताइए मुझे सबसे पहले, नाम क्या है आपका? सनराज। क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग आप करते हैं, आपकी बहन BBA कर रही है, मदर आपकी पोइट्री लिखती हैं और स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। आपको भी शौक है मम्मी की तरह कुछ लिखने लिखाने का? नहीं, लिखने लिखाने का तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो मम्मा पोइट्री लिखती है वो पढ़ता भी हूँ जी। कभी कभी पढ़ लेता हूँ, ऐसे जितना टाइम नहीं मिलता मेरे को, बट हाँ जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। मम्मी की 3-4 मैंने पढ़ी भी है, ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि फिर वो मम्मा भी रात रात तक लिखती है, तो साथ साथ में मैं अपना काम भी करता रहता हूँ। कभी ऐसा होता है घर पे लेट नाइट आप लोग सब चारों एक साथ बैठे हैं, तब मम्मी आप कुछ इस तरह की कुछ उनकी रचनाएं वो पढ़ के सुना रही हो, इस तरह का कुछ होता है आपके यहाँ? रेगुलर मैनर में। मम्मा एक्चुअली क्या करते हैं, जब मम्मा ने कुछ ऐसी चीज लिखी है जो बहुत हाँ जो हमें बताने वाली है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बोलते हैं कि मैं पढ़ के बताऊंगी। हाँ। तो
कुछ भी चल रहा होगा टीवी में, कुछ भी, चाहे वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा, वो भी पॉज होता है। अच्छा। उसकी भी म्यूट, वो भी म्यूट होता है और पूरी चीज पढ़ के बताती है, ऊपर से लेके नीचे तक। इवन जो मात्रा भी होती है ना, वो भी बताती है, जैसे कि वो भी बताती है एक करके। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्तिका से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मम्मी का गुस्सा बहुत तेज है। हाँ। अक्सर पापा पे उतरता है, कभी बच्चों पे उतरा है? पापा के बाद मेरा नंबर ही है। ये इसकी वजह क्या है कि वर्तिका को छोड़ देती है मम्मी? वो लाडली है, वो ऐसा बस मुंह बना लेते हैं कि बस हम दोनों पे गुस्सा निकले, उसके बाद जब तक इस पे पहुंचे तो वो एकदम नॉर्मल हो जाए। बस इस पे जाके इस पे गुस्सा तब निकलता है कि ठीक है, जब हम दोनों में से कोई एक घर पे नहीं हुआ तो उसके बाद ये शिकार होती है। अच्छा, मनाते कैसे आप मम्मी का गुस्सा, कैसे कूल करते हैं? मम्मी के बस थोड़े से आप गाल खींच दो, मम्मी मान जाती है। मान जाती है, गाल खींच के मान जाती है। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया मम्मी के बारे में। चलते चलते आपकी एक कविता हो जाए और एक आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहिए, दोनों चीजें आप कर दीजिए। देखिए, मैसेज तो मैं शांति सद्भाव यही दूंगी, क्योंकि सभी को, मैं आपको कविता भी अंत में मेरी यही कविता है, मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है ये। क्योंकि लोग कई बार कहते हैं हमने ये कर लिया, वो कर लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, लेकिन मैं युद्ध के बहुत खिलाफ हूँ। भारत पाक संबंध है, उसको प्यार से सुलझाने में, लेकिन जब भी युद्ध की बात आती है तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो मैंने ये लिखी हुई है, मैं सबको सुनाना चाहती हूँ ये कविता। युद्ध की बातें करने वालों, घर अपने में रहने वालों, सीमा पर जाकर तो देखो, जीवन उनका जीकर देखो। अपने घर को छोड़ा है, हर मुश्किल का रुख मोड़ा है। भारतीय सैनिक किस प्रकार से त्याग करते हैं। अपने घर को छोड़ा है, हर मुश्किल का मुख मोड़ा है। देश की रक्षा की खातिर अपनों को पीछे छोड़ा है। दिन रात खड़े रहते हैं जो अपने सीनों को ताने। भारत भू की रक्षा में हर सुख को बोना माने, हर सुख को बोना माने। युद्ध की बातें करने वालों, घर अपने में रहने वालों, युद्ध से हमें बचाने को रातों को पहरा देते हैं। अमन का पाठ पढ़ाते सैनिक खुद ही पत्थर खाते हैं, खुद ही पत्थर खाते हैं। लड़ते हैं एक दूजे से हम हर सुख ही पा लेने को, लड़ते हैं एक दूजे से हम हर सुख ही पा लेने को। सीने पर गोली खाने को तैयार है वो मर जाने को, सीने पर गोली खाने को तैयार है वो मर जाने को। दुश्मन की नापाक हरकतें, दुश्मन की नापाक हरकतें हमसे ज्यादा वो जाने। आतंकी के हर हाव भाव को हमसे ज्यादा पहचाने, हमसे ज्यादा पहचाने। हम इनको क्या फर्ज सिखाते, क्यों युद्ध हेतु उकसाते हैं। ये अपनी मर्जी से जाते हैं, सर दुश्मन का ले आते हैं। युद्ध युद्ध ना नाम रटो तुम, युद्ध युद्ध ना नाम रटो तुम। शांति का आह्वान करो तुम, युद्ध ना होने पाए ऐसा कोई उपाय करो तुम, ऐसा कोई उपाय करो तुम। आतंकी को सजा मिले, सम्मान शहीद हर पाए। दुश्मन मुकी खाए हमसे, पर युद्ध ना होने पाए। रणभेरी का घोष सुनेगा, क्या तुम सीमा पर जाओगे। क्योंकि लोग युद्ध के लिए लोगों को उकसाते हैं, किंतु रणभेरी का नाम सुनकर हम नहीं जाते, सैनिक ही जाते हैं। रणभेरी का घोष सुनेगा, क्या तुम सीमा पर जाओगे। माँ मांगेगी बलिदान तो क्या अपना बेटा दे पाओगे। माँ मांगेगी बलिदान तो क्या अपना बेटा दे पाओगे। अगर युद्ध आज होगा तो पूरा रक्त में ये अंबर होगा। लाशों का ढेर इधर होगा, उस बार उस और भी ये मंजर होगा। लाशों का ढेर इधर होगा, उस और भी ये मंजर होगा। हम नहीं चाहते पूज्य धरा पर, हम नहीं चाहते पूज्य धरा पर नृत्य करे फिर दानवता। जीतेगा तो एक देश ही, लेकिन हारेगी तो मानवता, हारेगी तो मानवता। तो युद्ध की बातें करने वालों, शांति का आह्वान करो तुम। युद्ध की बातें करने वालों, शांति का आह्वान करो तुम। युद्ध न होने पाए ऐसा कोई उपाय करो तुम, ऐसा कोई उपाय करो तुम। बहुत अच्छा, एक अपने कविता के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज भी देने की कोशिश की है। जी, मैसेज वाली ही कविताएं लिखती हूँ कि प्रेरक हो, संदेश दे कोई ना कोई। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पूरे परिवार का, हमारी सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना टाइम आपने हमें दिया और हमें अपने घर पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब हमारी पत्रिका की, टीवी पत्रिका परिवार की तरफ से, पत्रिका के दर्शकों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी शी लीड्स फैमिली शो में हमारे साथ सुनीता जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।